नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पशु परिचर भर्ती 2024 उससे रिलेटेड जो बी पार्ट है और बी पार्ट में जो 45 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसमें हम जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है उसका अपना आज का टॉपिक नंबर दूसरा रहेगा। तो इससे पहले अपन ने एक टॉपिक कवर कर लिया है, तो वो जो टॉपिक था वो था अपना कृत्रिम गर्भधारण और बधियाकरण से था। और आज का जो अपना दूसरा टॉपिक है वो स्वच्छ दूध उत्पादन, इससे रिलेटेड 25 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 25 प्रश्नों को अपन लेकर आए हैं। इन 25 प्रश्नों को देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और सेशन को आप शेयर जरूर कर दें। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की, उन तक सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज का अपना पहला प्रश्न है, दूध के अंदर कितने प्रकार की गंदगियां पाई जाती है। तो अपन बात करें, दूध के अंदर दो प्रकार की गंदगियां पाई जाती है। तो पहली गंदगी है जो हमें दिखाई देती है, यानी है ना, दिखाई देने वाली गंदगी, ठीक है। और दूसरी गंदगी होती है जो कि जैसे मतलब सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उसमें छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते, जिसको अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो पहले प्रकार की गंदगी जो हमें स्पष्ट दिखाई दे सकती, नग्न आंखों से देख सकते, अपन खुली आंखों से देख सकते हैं, कहने का मतलब। इसके बाद दूसरी है दिखाई ना देने वाली। दूसरी जो गंदगी होती है वो दिखाई नहीं देने वाली, दिखाई नहीं देने वाली। तो ये जो माइक्रोस्कोप होता है, उन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपन इस प्रकार की गंदगी को भी देख सकते हैं। तो दूध में दो प्रकार की गंदगी पाई जाती है, एक होती दिखाई न देने वाली, एक होती दिखाई देने वाली। इसके बाद आज का अपना दूसरा प्रश्न, दूषित दूध से कौन सी बीमारी होती है। ये पूछा गया है कि दूषित दूध से, जो दूषित दूध है उनमें से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ बात करें, जितनी भी प्रकार की बीमारी हो सकती थी दूषित दूध से, वो सारे लिखी हैं। उससे टीबी हो सकती है, आर्द्र ज्वर हो सकता है, अतिसार हो सकता है, प्रबलास हो सकता है, हैजा बीमारी हो जाती है और आर्द्रशोथ। ये लगभग 6 बीमारियां, 6-7 प्रकार की जो बीमारियां दूषित दूध से होती थी, उन सभी को यहाँ पर ने लिखा है। तो दूषित दूध से कौन सी बीमारी होती है, टीबी हो जाती है, आर्द्र ज्वर हो सकता है, अतिसार हो जाता है, प्रबलास हो जाता है, हैजा और आर्द्रशोथ। तो ये दो प्रश्न अपन ने पढ़े हैं। इसके बाद अपने पास तीसरा प्रश्न है, स्वच्छ दूध को अधिक समय तक सुरक्षित करने के लिए किस तापमान पर रखा जाता है। यानी एक दूध है जो स्वस्थ दूध है, मतलब कहने का मतलब है कि जो दूध खराब नहीं हुआ, दूध फटा नहीं है, या दूध में खट्टापन नहीं आया, अभी साफ दूध है, यानी स्वच्छ दूध है। तो अगर उसको अपन को स्टोर रखना है 2-3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो कितने टेम्परेचर पे, हम जैसे फ्रिज में रखते हैं जनरली, तो ये सामान्य रूप से तापमान पूछा गया है। तो हम बात करें 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितना तापमान, 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर अपन को दूध को रखना पड़ता है। तो वो 2-3 दिन के लिए स्टोर रख सकते हैं अपन, इसके बाद वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। फिर बात करें कि प्रश्न नंबर चौथा, स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए पशु को चारा किस समय खिलाना चाहिए। अगर आपको दूध उत्पादन ज्यादा चाहिए और बिल्कुल स्वच्छ दूध उत्पादन चाहिए, तो पशु को जो चारा खिलाने का समय है वो पूछा गया हमें। तो दूध निकालने से 1-2 घंटे पहले, यानी 1.5 से 2 घंटे पहले, लगभग 2 से 3 घंटे पर मान ले, 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे पहले पहले उस पशु को चारा खिला देना चाहिए। या जो भी चाहे सूखा चारा हो, चाहे हरा चारा हो, या फिर कुछ और पोषाहार देते हैं पशु को, जो भी खिलाते हैं, तो वो दूध निकालने से पहले 1-2 घंटे पहले देना चाहिए, ताकि स्वच्छ दूध वो देता है। इसके बाद बात करें अपन प्रश्न नंबर 5वां, दूधशाला में, यानी जहां से दूधशाला की बात करें, तो दूधशाला में ज्यादातर कौन से बर्तन काम में लेने चाहिए। दूधशाला में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को, ठीक है। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, और दूध उस बर्तन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है जनरली, ऐसा बर्तन हमें चाहिए, तो वो होता है स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा हम एल्यूमिनियम के बर्तन भी देखते हैं मार्केट में, कि जो भी दूध वाले आते हैं, दूध वाली गाड़ी भी अपन देखते हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम के जो कैन होते हैं, या स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम की जो बाल्टी वाल्टी होती है। तो अपन बात करें तो दूधशाला में मोस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम की बर्तनों का उपयोग किया जाता है। फिर अपने पास छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। कहाँ पे हो जाएगा ये, करनाल हरियाणा के अंतर्गत हो जाएगा। याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, पशु परिचर भर्ती में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं
कि राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल हरियाणा के अंदर। फिर 7वां प्रश्न है अपने सामने कि दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज होती है, जो लैक्टोज शर्करा होती है वो कितने प्रतिशत होती है, तो बात करें 4.2%, सॉरी 4.5% होती है। इसी लैक्टोज के कारण ये थोड़ा बहुत मीठापन रहता है दूध में। तो दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज होती है, तो ये होती है 4.5% रहती है। तो अपन वापिस भी रिवीजन कर लेते हैं कि दूधशाला में ज्यादातर कौन से बर्तन का उपयोग किया जाता है। दूधशाला में ज्यादातर स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, करनाल हरियाणा में। दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज शुगर होती है या लैक्टोज होता है, तो 4.5% होता है। फिर बात करें 8वां प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड होता है वो दूध क्रांति को कहते हैं, और दूध क्रांति को अपन श्वेत क्रांति। तो ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए, पहले प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना है दूध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपका कहाँ से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति को प्रारंभ किया गया था विश्व स्तर पे, फिर भारत स्तर पे भी इसको चलाया गया। तो इसको ऑपरेशन फ्लड कहा गया। क्या कहा गया, ऑपरेशन फ्लड किसे कहा गया, तो दूध क्रांति को या श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंध है। फिर बात करें कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाए, यानी विश्व स्तर पे बात की गई है कि विश्व में श्वेत क्रांति के या ऑपरेशन फ्लड के जनक, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक है, ये नाम याद रखना, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है श्वेत क्रांति के मुख्य रूप से जो जनक माना जाता है विश्व के स्तर की बात करें तो। अब बात करें कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक। तो ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति कहते हैं या दूध क्रांति से संबंधित है, इसको अपन श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से। विश्व में प्रारंभ किया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने, तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अब इसके अलावा अपन ये भी बात कर सकते हैं कि भारत में जो दूध क्रांति है, श्वेत क्रांति, उसका शुभारंभ कहाँ से हुआ, यानी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये गुजरात के आणंद से हुई है। गुजरात के आणंद या गुजरात का जो आणंद कहते हैं वहां से स्टार्ट हुई है। तो याद कर सकते हैं, गुजरात के आणंद शहर से श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई है भारत में। 11वां प्रश्न है, दूध में औसतन वसा रहित, बात की गई है वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं, कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 8.5%। कितना होता है, 8.5% होता है। तो दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है, तो वो होता है 8.5% होता है। फिर बात करें राजस्थान में तरल दूध का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो राजस्थान में जो तरल दूध निकाला जाता है उसका सर्वाधिक प्रयोग होता है वो घी निकालने में, घी बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, घी में। और बात करें घी में वसा का कितना प्रतिशत होता है, तो घी में जो वसा होती है वो लगभग 90% वसा होती है। घी में कितने प्रतिशत वसा होती है, घी में लगभग 90% वसा होती है। इसलिए जो मोटापा बढ़ता है ना, वो घी खाने से ज्यादा ही बढ़ता है। दूध में औसतन प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन पूछा गया है, तो दूध में प्रोटीन भी होता है 3.5%। ये परसेंटेज याद रख सकते हैं अपन। दूध में औसतन वसा रहित जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, तो 8.5%। कितना होता है, 8.5%। दूध में औसतन प्रोटीन कितना होता है, तो दूध में औसतन जो प्रोटीन होता है वो 3.5% होता है। दूध में औसतन प्रोटीन कितना होता है, 3.5%। राजस्थान में जो तरल दूध होता है, एक्चुअल में कहने का मतलब दूध का, उसका उपयोग सर्वाधिक किसमें किया जाता है, घी बनाने में। फिर यहाँ से बात करें घी में वसा कितनी होती है, तो घी में जो वसा होती है वो लगभग 90% होती है। कितनी होती है, लगभग 90% होती है। फिर बात करें 14वां प्रश्न, खीस में जल की मात्रा होती है।
तो देखो खीस में खनिज लवण भी होते हैं, प्रोटीन की मात्रा भी होती है, विटामिन की मात्रा भी होती है और जल की मात्रा भी होती है, लेकिन सर्वाधिक होता है वो जल की मात्रा होती है। तो अपन जो खीस होता है, तो खीस में जल की मात्रा क्या क्या होती है, तो खीस में जल की मात्रा 75% होती है। कितनी होती है? 75%। इसके अलावा इसमें अपन बात करें तो प्रोटीन्स होता है, फिर विटामिन्स होते हैं और इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स यानी प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, ये सारे पाए जाते हैं किसके अंदर। और कितने प्रतिशत जल होता है? तो 75% जल होता है। फिर आगे बात करें, गाय के दूध में औसतन वसा होती है। ये गाय के दूध में वसा पूछी गई है, तो गाय के दूध में जो वसा होती है वो 3.5% होती है। कितनी होती है? अपन वापिस लिख लेना साथियों, साथ में नोट भी करते रहना कितने प्रतिशत वसा होती है? 3.5%। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो अधिक से अधिक शेयर भी करना है आपको, सभी लोगों तक शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों तक शेयर करते रहे आप। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, दूध के निर्जमीकरण के लिए उसे कितने डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं? यानी दूध में जो पानी मिला रहता है, निर्जमीकरण यानी जल का निष्कासन करना एक्चुअल में, तो अपन नॉर्मली बात करें दूध को गर्म करना, जैसे अपन शुद्ध दूध लाते हैं मार्केट से, जो थैली भी लाते हैं या फिर कहीं से अपन दूध लाते हैं, तो उसको एक्चुअल में अपन को गर्म करना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पानी वाली मिला हुआ है तो निर्जमीकरण करने के लिए हमें लगभग, एक्चुअल में ये बड़े लेवल से बात की गई है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपन घरेलू की बात करें तो ये टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर तो ठीक है भाई, टेम्परेचर कितना दिया गया है आपको? तो टेम्परेचर दिया गया है 112.2 डिग्री सेल्सियस, नहीं 112.2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, लेकिन 30 मिनट समय, कितना? 30 मिनट समय। तो ये बड़े लेवल की बात की गई है एक्चुअल में। अगर ज़्यादा ही जैसे गौशाला है वहाँ पे बात करें या कोई ज़्यादा की बात करें तो दूध को अगर निर्जमीकरण करना है, ठीक है, तो कितने डिग्री तापमान पर गर्म करना है? ऐसा नहीं कि आप आधा किलो दूध ले लो, इतना टेम्परेचर आधा घंटे तक गर्म करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, वरना वो दूध ही जल जाएगा पानी के साथ साथ में। तो हमें बड़े लेवल की बात की गई है यहाँ पे, तो पानी मतलब कहने का मतलब दूध वहाँ पे अमाउंट में ज़्यादा होगा। तो खीस में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, जल भी होता है 75%। गाय के दूध में औसतन वसा कितनी होती है? 3.5% होती है। दूध के निर्जमीकरण के लिए उसे कितने डिग्री तापमान पर गर्म करना है? तो 112.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करना है। समय पूछा जाए तो 30 मिनट तक हमें गर्म करते रहना है। पशुओं में दूध उतारने में सहायक हार्मोन, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन मान सकते हैं यहाँ पे कि पशुओं में दूध उतारने में, यानी एक्चुअल में दूध का जो दूध होता है वो ज्यादा से ज्यादा पशु दे तो दूध उतारने में सहायक हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कह सकते हैं अपन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे आपको कि पशुओं में दूध उतारने में सहायक हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। इसके बाद दूध को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? दूध को स्टोर कर पाए ज्यादा देर तक, ताकि एक साथ ज्यादा दूध को दो सके अपन, तो वो एड्रीनलिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? एड्रीनलिन हार्मोन होता है। फिर नंबर 18 प्रश्न, किस विधि द्वारा दूध दुहने पर पशु के थान में गांठें पड़ जाती है? तो अंगूठा विधि, जिस तरह से अंगूठे दबाते हैं ना, तो अंगूठे विधि के द्वारा ये नहीं करना है। अंगूठे विधि से जो पशु होता है उसके थान में गांठें पड़ सकती है। तो ये पूछा गया है कि जो भी पशु होता है उसके जो थान होते हैं तो उसके थान में गांठें कब पड़ सकती है? तो अंगूठा विधि द्वारा। तो अंगूठे विधि का उपयोग कम करना है। दूध धोने की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि, जिस तरह से मतलब पूर्ण हस्त विधि होती है, ये पूर्ण हस्त विधि, जिनके भी घर पे गाय होगी, भैंस होगी, तो उनको पता होगा अंगूठा विधि क्या और पूर्ण हस्त विधि क्या है। इसको संपूर्ण हाथ विधि कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो पशुओं में दूध उतारने की सहायक हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। किस विधि द्वारा? और कई पशु ऐसे होते हैं जो कि चारा वारा खिलाने के बाद में, उनका जो पशु आहार होता है वो खिलाने के बाद में भी अगर वो दूध का दोहन कम कर पा रहे या दूध कम देता है पशु, तो उसमें भी लोग एक्सटर्नल बाहरी रूप से ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसको इंजेक्शन भी लगवाते हैं दूध को बढ़ावा देने के लिए, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन भी लग जाते हैं। तो किस विधि द्वारा दूध दोहने पर पशु के थान में गांठें पड़ जाती है? अंगूठा विधि द्वारा। सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि होती है। फिर बात करें 20 नंबर का प्रश्न, खीस में होता है, अभी हमने पढ़ा खीस में क्या होता है, खीस में प्रोटीन भी होता है, खनिज मिनरल्स होते हैं,
विटामिन होते हैं, इसका मतलब ये डी रहेगा, उपरोक्त तो सभी रहेगा। पर्वतसर कुरड़ा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ एक्चुअल में कुरड़ा मैंने साथ में लिया है, ये नागौर का पर्वतसर है, ठीक है। ये कहाँ है? नागौर जिले में। हमें बात करनी है मुख्य रूप से पर्वतसर की, लेकिन कई एग्जाम में पूछा गया है कि पर्वतसर कुरड़ा क्यों प्रसिद्ध है या कहाँ है। तो पर्वतसर कुरड़ा नागौर में है। ये पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है ये पर्वतसर। हमें मुख्य रूप से याद रखना है कि पर्वतसर क्यों प्रसिद्ध है, तो पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? नागौर में है। जुगाली करने वाले पशु किस कुल में आते हैं? तो बोवेडी कुल में आते हैं। एक्चुअल में यहाँ से 3 प्रश्न कवर आ जाएंगे। पहला प्रश्न, गाय किस कुल में आता है? बोवेडी कुल में। भैंस कौन से कुल में आएगा? बोवेडी कुल में। भेड़ और बकरी किस में आएगा? तो बोवेडी कुल में। तो ये लगभग 4 प्रश्न। जुगाली करने वाले पशु हैं सारे। गाय भी जुगाली करती है, भैंस कर जुगाली करती है, भेड़ और बकरी ये सभी के सभी जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने वाले पशु किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो ये बोवेडी कुल के, बोवीडी है ना, बोवीडी या बोवेडी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो गाय बोवेडी कुल, भैंस बोवेडी कुल, भेड़ बोवेडी कुल और बकरी बोवेडी कुल, ये सभी के सभी चारों 4 यहाँ से प्रश्न कवर हो रहे हैं अपने। प्रश्न नंबर 23 से अपने सामने, भेड़ों का झुंड कहलाता है। भेड़ों को झुंड को कहते हैं हर्टल या फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्टल या फ्लॉक कहते हैं। हर्टल या भेड़ों को झुंड को कहते हैं फ्लॉक। फिर बात करें, एक कुबड़ वाला ऊंट क्या कहलाता है? एक कुबड़ वाले को कहते हैं ड्रोमेडेरी, ठीक है। एक कुबड़ वाले को कहते हैं ड्रोमेडेरी। एक कुबड़ वाले को कहा जाता है ड्रोमेडेरी, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं? अरेबियन कहते हैं। और 2 कुबड़ वाले ऊंट बैक्ट्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्ट्रियन कहते हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से भारत के लद्दाख में मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? लद्दाख में। तो भेड़ों का झुंड हर्टल या फ्लॉक कहते हैं। एक कुबड़ वाला ऊंट ड्रोमेडेरी या अरेबियन कहते हैं। 2 कुबड़ वाला ऊंट क्या कहते हैं? तो बैक्ट्रियम कहते हैं। तो साथ इस प्रकार अपन ने जो 25 प्रश्न अपन लेके आए थे, उन 25 प्रश्नों को अपन ने रिवीजन भी कर लिया और कवर भी कर लिया। एक बार अपन पुनः इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं, और तब तक आप सभी लोग इस सेशन को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर ले। जो भी तैयारी करते हैं उन तक पहुंचाएं आप इस वीडियो को। चलो, तो स्वस्थ दूध उत्पादन से संबंधित आज के अपन 25 प्रश्नों को वापस रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है कि दूध के अंदर कितने प्रकार की गंदगियां पाई जाती है? दूध के अंदर 2 प्रकार की गंदगियां हो सकती हैं। एक गंदगी जो नग्न आंखों से दिखाई दे सकती है, जिसको अपन ऑब्जर्व कर पाते हैं, नॉर्मली देख सकते हैं। एक ऐसी गंदगी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसमें, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो न दिखाई देने गंदे वाली और दिखाई देने वाली गंदगी। तो न दिखाई देने वाली गंदगी होती है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। दूषित जो दूध होता है, दूध खराब हो चुका है, दूध फट चुका है, अगर ऐसा दूध का सेवन कर लेते हैं तो अगर डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, टीबी हो सकता है, आंत्र ज्वर हो सकता है। और नॉर्मली एक बार भी यूज़ कर लें तो अतिसार तो हो ही जाते हैं, दस्त लगना, ठीक है। प्रबलास है, हैजा है, आंत्रशोथ है। ये टीबी और हैजा की बीमारी अगर इस टाइप का दूध ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कई बार रेगुलर यूज में आता है दूषित दूध, तो उससे ये हो जाता है। टीबी, आंत्रज्वर, अतिसार, प्रबलास, हैजा और आंत्रशोथ, ये इतने प्रकार के रोग हो जाते हैं। फिर बात करें स्वस्थ दूध को अधिक समय तक सुरक्षित करना है, अपन नॉर्मली बात करते हैं तो दूध की थैली लाते हैं, अपन दूध लाते हैं कहीं से, या दूध कोई देने आता है तो अपन बात करें जहाँ से भी अपन दूध लेते हैं तो वो नॉर्मल वो स्वच्छ दूध है, उसको अपन 2-3 दिन तक स्टोर करना है। तो हम जनरली कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। तो टेम्परेचर पूछा गया है तो कौन सा टेम्परेचर होता है? 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम उनको स्टोर कर सकते हैं 1-2 दिन तक, 3 दिन तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-1 दिन तक अच्छा रहता है। इसके बाद में दूध दूषित हो जाता है। स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए पशु को चारा किस समय खिलाना चाहिए? तो दूध निकालने से 2-3 घंटे पहले या 1.5 से 2 घंटे पहले उसको जो भी पशु आहार देते हैं, चाहे हरा चारा हो चाहे सूखा है, इसके बाद या पशु आहार कुछ और भी देते हैं लोग दूध को बढ़ावा देने के लिए, तो जो भी देना चाहे वो 1.5 से 2 घंटे पहले उसको देना है। फिर बात करें दूधशाला में जो भी, यानी दूध निकालने में दूधशाला में जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन उपयोग होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेनलेस स्टील वाले होते हैं। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा, ठीक है, पानी होगा इसलिए। तो एल्यूमिनियम का भी उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान, आज तक का भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में। कहाँ है? करनाल हरियाणा में।
दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज होता है? 4.5%, 4.5% होता है। फिर बात करें 8वां, ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड है वो श्वेत क्रांति को कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दूध क्रांति से, दूध क्रांति मतलब दूध को उत्पादन के बढ़ावा देना। वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट किया था ये नॉर्मन ई बरलॉग के द्वारा, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन ई बरलॉग को। भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक कहा जाता है, और गुजरात राज्य के आणंद शहर से इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये ऑपरेशन फ्लड है, दूध क्रांति, ठीक है। ये सारे प्रश्न अपन ने देख लिए, नॉर्मन ई बरलॉग और डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फिर बात करें कि दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है? तो दूध में औसतन वसा रहित जो ठोस पदार्थ होता है वो 8.5% होता है। कितना होता है? 8.5%। राजस्थान में जो दूध होता है जनरली, जिसमें तो उस दूध का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है घी बनाने में, और घी में वसा कितनी होती है? तो घी में वसा होती है लगभग 90%। कितनी होती है? लगभग 90%। फिर दूध में औसतन प्रोटीन कितना होता है? तो दूध में प्रोटीन भी होता है, ठीक है। दूध में खनिज लवण भी होते हैं, विटामिन भी थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो ये पूछा कि प्रोटीन कितना होता है? तो 3.5% तक प्रोटीन होता है। फिर बात करें खीस में जल की मात्रा क्या होती है? तो खीस में 75% जल पाया जाता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, और मिनरल्स यानी खनिज लवण भी पाए जाते हैं। गाय के दूध में औसतन वसा कितनी होती है? गाय के दूध में औसतन वसा पूछी गई है, तो ये होती है 3.5। कितनी होती है? 3.5% गाय के दूध में औसतन वसा होती है। फिर बात करें दूध के निर्जमीकरण के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करना है? तो कितना? 112.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 112.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको गर्म करना है। समय पूछे तो समय याद रखना, 30 मिनट तक इसको गर्म करना है। फिर आगे बात करें पशुओं में दूध उतारने में या दूध को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। और दूध को रोके रखने के लिए एड्रेनलिन। किस विधि द्वारा दूध दोहने पर पशुओं के थान में गांठें लग जाती है, गांठें पड़ जाती है? तो अंगूठा विधि होती है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्त विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसके बाद है खीस में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, खनिज होता है, विटामिन होता है, जल भी होता है। जल कितने प्रतिशत होता है? तो खीस में जो जल होता है वो 75% तक होता है। परबतसर कुराड़ा या परबतसर नागौर में है। क्यों प्रसिद्ध है? तो पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर जुगाली करने वाले पशु किस कुल में आते हैं? जुगाली करने वाले जितने भी पशु आते हैं वो बोवेडी कुल के अंतर्गत आते हैं। गाय आ गया, भैंस आ गया, बकरी और भेड़। तो गाय है बोवेडी कुल में है, भैंस भी बोवेडी कुल में है, भेड़ बोवेडी कुल में, और बकरी ये सभी बोवेडी कुल के अंतर्गत आते हैं। भैंसों का झुंड हर्टल कहते हैं या फ्लॉक कहते हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमेडेरी या अरेबियन कहते हैं। दो कुबड़ वाले बैक्ट्रियन कहते हैं, और दो कुबड़ वाले ऊंट भारत में विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में या लद्दाख में मिलते हैं। तो साथियों इस प्रकार हमने जो स्वच्छ दूध उत्पादन था उससे संबंधित 25 प्रश्नों को कवर किया है। उनके साथ साथ अपन ने रिवीजन भी कर लिया, दो बार रिवीजन किया अपन। तो साथ ही आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक। तो क्या होगा कि आगे अपन और बेहतर काम कर पाएंगे, अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर जरूर कर पाए। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।